चलिए, तो एंजाइम्स को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो एंजाइम्स जो होते हैं ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, और जो बायोकेमिकल रिएक्शन की दर को बिना चेंज करते हुए बढ़ाते हैं। और इनका सिंथेसिस जो होता है वो लिविंग सेल के अंदर ही होता है, और ये इनके एब्सेंस में जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज है वो बहुत ही स्लो हो जाती हैं। और अतः एंजाइम्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग सेल्स के द्वारा निर्मित ऐसे बायोकैटलिस्ट जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन की दर को बिना चेंज हुए बढ़ाते हैं, अर्थात उनके जो वर्क होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, तो उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम्स जो है वो बायोकैटलिस्ट है। एक चीज याद रखना कि कैटलिस्ट और बायोकैटलिस्ट दो टर्मिनोलॉजी हम वर्ड यूज करते हैं। तो जब बायो वर्ड जुड़ जाता है तो वो चीज लिविंग सेल से एसोसिएट हो जाती है। यदि हम सिंपल कैटलिस्ट की बात करें तो केमिस्ट्री में जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं और केमिकल रिएक्शन की दर को आपको तेजी से, मतलब उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है कि वो रिएक्शन बहुत फास्ट जल्दी हो जाए, तो आप क्या करोगे, उस रिएक्शन में वो डालोगे, कैटलिस्ट डालोगे, तो वो रिएक्शन की दर को तुरंत बढ़ा देता है। लेकिन कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट दोनों की खास बात ये होती है कि ये बिना कोई अपने में उनके रूप में कोई चेंज नहीं होता, ना वो रिएक्शन के बीच में कोई वो एक्शन करते हैं कि मतलब वो उसकी वजह से रिएक्शन जो है चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, बस वो रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, मतलब उसके दर को बढ़ा देते हैं। और इसलिए इसको हम एंजाइम्स जो होते हैं ये लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सारी की सारी एंजाइम्स की मदद से ही होती है। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस है, और आपको शुरू में ही हमने बताया कि केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी का बहुत ही प्रगाढ़ संबंध होता है, और बिना केमिस्ट्री के कोई भी लाइफ हमारी चल नहीं सकती, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जो भी हम खाते हैं, जैसे भी हम सांस लेते हैं, जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी काम कर रहा है, वो सारा का सारा जो है हमारा किस पर डिपेंड होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस पे। और इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं, मतलब इनका जो नेचर होता है ये प्रोटीन होते हैं। इसीलिए प्रोटीन, मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रोटीन हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि यही एंजाइम्स बनाते हैं, यही एंटीबॉडी बनाते हैं, यही आपके हार्मोन से हर तरह में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। तो एंजाइम्स को हमने जो डिफाइन किया कि ये ऐसे बायोकैटलिस्ट जो प्रोटीन नेचर के होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन की दर को बिना चेंज किए हुए, अर्थात कोई भी उसमें गड़बड़ी किए बगैर वो बनाते हैं, और लास्ट में ये अपरिवर्तित खुद बने रहते हैं। इनका खुद रोल नहीं होता, ये बस क्या करते हैं, वेग को बढ़ाते हैं और रिएक्शन अपना कंप्लीट होता है, प्रोडक्ट बनता है, और ये वापस फिर से दूसरे रिएक्शंस में यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से इनका एंजाइम्स का जो है जो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी यदि हम बात करें कि एंजाइम्स की खोज कैसे हुई, हमें कैसे पता चला कि हमारे शरीर में जितने भी जो बायोकेमिकल्स रिएक्शंस हैं वो एंजाइम्स की मदद से होते हैं, तो डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो एंजाइम्स जो है इसका यूज हम एंशियंट टाइम से करते थे, लेकिन उस समय जैसे कि वाइन बना रहे हैं या विनेगर बना रहे हैं, जितनी भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो है, या आपके जो भी फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट बनाए जाते थे, ब्रेड बनाया जाता था, चीज बनाई जाती थी, या कर्ड, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये पता था कि ये प्रोसेस होती है, लेकिन लोगों को ये रीजन नहीं मालूम था कि ये जो भी आपके शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है तो एंजाइम्स की मदद से हो रही है, या जो भी अल्कोहल मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है फर्मेंटेड, जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है। तो स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे जॉन जेकब बर्जीलियस, 1835 में उन्होंने सबसे पहले कैटलिस्ट टर्म्स को बताया था। तो इसके लिए मैं अभी आपको सॉरी प्रेजेंट स्लाइड शेयर करूंगी एंजाइम्स के बारे में, थोड़ा सा भी इंट्रोडक्टिव पार्ट्स बता रही हूँ, इसलिए आपको जो है स्लाइड्स दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो एंजाइम्स की जो हम बात कर रहे थे, डेफिनेशन बताई, थोड़े से हम इसकी आपको डिस्कवरी बता रहे हैं कि जॉन जेकब बर्जीलियस ने 1835 में सबसे पहले कैटलिस्ट टर्म्स को बताया था, और उसके बाद 1878 में कून साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले एंजाइम्स टर्मिनोलॉजी जो वर्ड है ये कून ने दिया था। कून जो होते हैं उन्होंने एंजाइम्स ई एन, यदि हम इसको वर्ड को डिसोसिएट करें तो ई एन प्लस जाइम, ई एन का मतलब होता है इन और जाइम का मतलब होता है ईस्ट। तो जो कून थे इन्होंने सबसे पहले एंजाइम्स को, मैं आपको इसके नोट्स भेजूंगी, उसमें सारा ये सब डिटेल लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेना आप, बस अभी समझ लीजिए, क्योंकि स्लाइड में इसमें इसकी डिस्कवरी का अभी है कि नहीं सारी वो देख रहे हैं, लेकिन अभी बताते हैं आपको। ये इसमें नहीं है सर। तो इन्होंने कून ने सबसे पहले एंजाइम टर्मिनोलॉजी को देखा था, क्योंकि इन्होंने ईस्ट सेल के अंदर इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। उसके बाद इसके बारे में जो और ज्यादा जानकारी थी वो एडवर्ड बकनर ने दी थी,
और इन्होंने ही सबसे पहले एंजाइम्स को आइसोलेट किया था, सेल के अंदर से निकाला था। और उसके बाद जेबी समनर और जॉन एस नॉर्थरोप और डब्ल्यू एम स्टेल ने 1947 में एंजाइम्स को शुद्ध क्रिस्टल रूप में आइसोलेट किया और बताया कि एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। तो उन्हीं की बताने की वजह से क्या हुआ, अच्छा ज्वाइन कर गए, उन्हीं के बताने की वजह से जो है मैं इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। किसको? सुमर जॉन और सॉरी समनर, नॉर्थरोप और स्टेनले को 1947 में। तो जैसे यहाँ पर दिया एंजाइम्स एज प्रोटीन, तो ये तो हमने एक इंट्रोडक्टिव पार्ट्स आपको एंजाइम्स बताए कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एक्सपेक्ट लिखा है एक्सपेक्ट सम कैटालिटिक आरएनए ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। केवल जो है आरएनए को, जो कैटालिटिक आरएनए होता है उसको छोड़कर सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, क्योंकि जो आरएनए होता है वो आपका न्यूक्लिक एसिड्स होता है। Activity is lost when loss of integrity of native protein conformation, enzyme denaturation, dissociation into subunit component amino acids, molecular weight 12,000 to more than 1 million। जैसे कि हम एंजाइम्स के बारे में जानते हैं प्रोटीन नेचर का है, तो स्वाभाविक है ये किससे मिलकर बना होगा, ये आपका बना रहता है एमिनो एसिड से मिलकर बना रहता है। और यदि इनके ये किसी कारणवश इनका जो फंक्शन होता है वो कंफर्मेशन, चूंकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में हमने अभी इसके पहले भी पहले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोटीन की संरचना में यदि जरा भी फर्क आता है, उसकी कंफर्मेशन में जरा भी चेंज आता है, तो उनका जो फंक्शन होता है वो लॉस्ट हो जाता है। और ये जो फंक्शन लॉस्ट होता है तो इसी की वजह से एंजाइम्स का फंक्शन भी लॉस्ट होता है, क्योंकि एंजाइम्स भी प्रोटीन नेचर के होते हैं। और यदि इनका डिसोसिएशन हो जाए या इनका डीनेचुरेशन हो जाए, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो इनका फंक्शन जो होता है लॉस्ट हो जाता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 12,000 से इससे ज्यादा, 1 मिलियन से भी ज्यादा होता है। और जो एंजाइम्स होते हैं, यदि हम इनकी संरचना की बात करें, तो एंजाइम्स की जो हम संरचना की बात करें तो मैनी एंजाइम्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अदर कंपाउंड को फैक्टर्स बिफोर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी कैन बी एक्सर्टेड। बहुत से जो एंजाइम्स जो होते हैं ये बहुत सारे कंपाउंड्स इनसे जुड़े हुए रहते हैं इनकी संरचना में, जिन्हें हम को फैक्टर्स कहते हैं। और दीज एंटायर एक्टिव कॉम्प्लेक्स इज रिफर टू एज द होलो एंजाइम्स। एंजाइम्स को यदि हम देखें तो ये दो पार्ट से मिलकर बना रहता है एंजाइम्स। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक लाल रंग का पड़ा है, ग्रीन कलर का। लाल रंग का पार्ट्स कहलाता है एपो एंजाइम्स और ग्रीन कलर का पार्ट्स है कोफैक्टर। एपो एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन एंजाइम्स का प्रोटीनेशियस पार्ट्स होता है, और इसके साथ ही इसमें अदर कंपाउंड्स भी जुड़े रहते हैं। जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो प्रोटीनेशियस पार्ट प्लस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक एंजाइम्स कंप्लीट फॉर्म बनता है, उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम्स। तो होलो एंजाइम्स जो होता है ये एंजाइम्स का एक प्रॉपर कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो एंजाइम्स जो होते हैं ये दो पार्ट से मिलकर बनते हैं, एपो एंजाइम्स और आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम चाहे तो, यदि इसमें कोफैक्टर लिखा है लेकिन आप प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोल सकते हैं, कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो इसमें नहीं दिया है लेकिन इसमें जैसे मैं नोट्स में आपको जो देखूंगी, तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट्स होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। यदि एपो एंजाइम से जुड़े जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है यदि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो तब इन्हें हम कोफैक्टर कहते हैं। और यदि एपो एंजाइम से जुड़ने वाला जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है यदि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तब इसे हम को एंजाइम्स बोलते हैं। तब हम इसे क्या बोलते हैं? को एंजाइम्स कहते हैं। अतः को इस एंजाइम्स के द्वारा किसी भी रिएक्शन को उत्प्रेरित करने के लिए यदि कोई भी एंजाइम्स तभी किसी रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है जब वो एपो एंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप से मिलकर कंप्लीट होलो एंजाइम्स बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो एंजाइम्स जो होता है ये कंप्लीट पार्ट उसका, ये आपसे पूछा जाए कि एंजाइम्स की संरचना का वर्णन कीजिए तो आप एंजाइम्स की संरचना में यही बताएंगे कि एंजाइम्स जो होते हैं दो पार्ट से मिलकर बनते हैं, एपो एंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहाँ पर इन्होंने कोफैक्टर डायग्राम है लेकिन आप प्रोस्थेटिक ग्रुप बताएंगे। और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एपो एंजाइम्स जो होता है वो केवल एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, अर्थात ये एंजाइम्स का प्रोटीन पार्ट होता है। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये एंजाइम्स के नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं।
और नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं तो फिर ये होते क्या है, तो ये होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यदि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोटीन एंजाइम से जुड़ा रहता है, एपो एंजाइम से, तो उसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। और यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड एपो एंजाइम से जुड़ता है तो उसे बोलते हैं को एंजाइम्स। तो चाहे कोफैक्टर या को एंजाइम्स दोनों ही आपके एपो एंजाइम से जब जुड़ते हैं तभी कंप्लीट एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, और यही कंप्लीट एंजाइम्स ही किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये डिटेल दिया है होलो एंजाइम्स को। तो होलो एंजाइम्स का जो पार्ट है आपका लिखा है को एंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयन एक्टिवेटर। तो को एंजाइम्स होते हैं ये नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और विच इज डायलाइजेबल होते हैं, थर्मोस्टेबल होते हैं, लूजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट्स। और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज डायलाइजेबल एंड थर्मोस्टेबल विच इज फर्मली अटैच टू द प्रोटीन और एपो एंजाइम्स पार्ट्स। इनऑर्गेनिक होते हैं, गलत इसमें लिखा है। तो आप कंबाइन करेगा, को फैक्टर इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड को एंजाइम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना। और कुछ जो होते हैं इसमें मेटल आयन एक्टिवेटर्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज और कैल्शियम एक्सेट्रा। अब एंजाइम्स की यदि हम क्लासिफिकेशन टाइप की बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम्स कैन बी मोनोमरिक या ओलिगोमरिक एंजाइम्स। मोनोमरिक एंजाइम्स मतलब यदि केवल सिंगल उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, वो सिंगल अमीनो एसिड्स हो तो उसको मोनोमरिक एंजाइम्स बोलेंगे। और यदि वन या मोर देन अमीनो एसिड्स होते हैं तो वो ओलिगोमेरिक एंजाइम्स कहलाते हैं। मल्टी एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स, ये जो होते हैं पोसेसेस स्पेसिफिक साइट टू कैटेलाइज डिफरेंट रिएक्शन इन सीक्वेंसेस। मल्टी एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये डिफरेंट रिएक्शंस को वो करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। एक होता है इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, फंक्शनल विद इन द सेल्स, जो सेल के अंदर फंक्शन करते हैं उनको हम इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। जो आउटसाइड द सेल फंक्शन करते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। तो ये एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन की कि मोनोमरिक एंजाइम्स, मल्टी एंजाइम्स, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एंजाइम सिक्रीशंस, एंजाइम जो सिक्रीशंस होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले एंजाइम्स की खोज हुई थी वो आपकी ईस्ट सेल से हुई थी, और ग्रीक में ईस्ट को जाइमेज बोला जाता है। तो जो ईस्ट से जो एंजाइम्स निकला था वो जाइमेस एंजाइम्स कहलाता है। और उसको लेकिन बाद में ये जाइमेस जो वर्ड है वो एंजाइम्स के लिए लिया गया, तो जाइमेस सिक्रेशन और जाइमोजन सिक्रेशन कहलाता है। तो ये दो प्रकार के सिक्रेशन माने गए एंजाइम्स के, क्योंकि एंजाइम ZYME उसमें जुड़ा हुआ है। तो इसमें जाइमेस सिक्रेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स आर सिक्रेटेड रेडी फॉर एक्शन। ऐसा एंजाइम्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होता है और ये एक्शन के लिए रेडी होता है, जैसे कि एमाइलेज ऑफ सलाइवा, जैसे कि हमारे लार में जो एंजाइम्स पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइलेज, ये जाइमेस सिक्रेशन कहलाता है और ये एक्शन के लिए तुरंत रेडी होता है। लेकिन यदि हम एंजाइम्स को जाइमोजन बोल रहे हैं तो जाइमोजन का मतलब होता है कि एंजाइम सीक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म एंड अल्टीमेटली एक्टिवेटेड बाय एन एजेंट सीक्रेटेड फ्रॉम अदर सेल्स। ये जाइमोजन जो सिक्रेशन एंजाइम जो होता है ये सीक्रेट तो होता है लेकिन इनएक्टिव अवस्था में पड़ा रहता है, और जब दूसरी सेल के द्वारा कोई एजेंट सीक्रेट होता है तब ये एक्टिव अवस्था में होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ब्लड में जब कट जाता है, हमारे हाथ से कट जाता है, तो खून की क्लॉटिंग बनाने के लिए क्या होता है, थ्रोम्बिन जो होते हैं वो आपको प्लेटलेट्स होती हैं, आपको पता है कि वो जाकर वहां पर नेटवर्क बनाती हैं। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में बना रहता है, जैसे ही जब दूसरा वहां सेल आके फंक्शन स्टार्ट करती तब ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं एंजाइम्स वहां के, तब ये काम करते हैं, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये कहलाता है जाइमोजन सिक्रेशन। अब एंजाइम्स की हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंजाइम्स को जो है कि उनका क्लासिफिकेशन जो है वो तो टाइप्स ऑफ हमने एंजाइम्स पढ़े थे, मोनोमरिक, ओलिगोमरिक, मल्टी एंजाइम्स, एक्स्ट्रा सेलुलर और इनसाइड। लेकिन एंजाइम्स की हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंजाइम्स को जो है क्लासिफाइड जो किया गया एंजाइम्स का, वो पहले 1961 में क्या हुआ था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम्स कमीशन बनाया था, और उस कमीशन के बाद इन्होंने एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन दिया था। लेकिन उसके पहले जब प्रारंभ में एंजाइम्स की खोज हुई और उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं थी, तब उस समय एंजाइम्स को क्या किया हुआ, जो भी जिसका जैसा नाम आया उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार एंजाइम्स का नाम रखना चालू किया। तो ऐसे एंजाइम्स जो ट्रेडिशनल आपकी जैसे खोजे गए और उनको उसी के अकॉर्डिंग नाम रख दिया गया, तो उस समय जब एंजाइम्स के नाम रखे गए थे उन नामों को बोला गया ट्रिवियल नेम। उन नामों को क्या बोला गया, ट्रिवियल नेम। जैसे कि हमको पता है कि लार में आपका एमाइलेज है, और ट्रिप आपने नाम सुना होगा पैप्सिन एंजाइम्स, ट्रिप्सो एंजाइम्स, टाइलिन एंजाइम्स, जिनका कोई अर्थ नहीं होता था।
जैसे ये ट्रिप्सिन, थ्रोम्बिन, पेप्सिन, इनका कोई अर्थ नहीं होता था और इनको इच्छानुसार इनके नाम रखे गए। तो ऐसे एंजाइम्स की गिव्स नो आइडिया ऑफ सोर्स, फंक्शन और रिएक्शन कैटेलाइज बाय द एंजाइम। मतलब जिनका हमें कोई आइडिया नहीं था कि उनका सोर्स कहाँ है, उनका फंक्शन क्या है, वो किस प्रकार से रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, तो ऐसे एंजाइम्स को नाम दिए गए, उनका नाम उनको बोला गया ट्रिवियल नेम। और ये ट्रिवियल नेम था ट्रिप्सिन, थ्रोम्बिन एंड पेप्सिन। ठीक है। लेकिन बाद में, जैसे कि मैंने बताया, 1961 में अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड एंजाइम्स नेम हैज टू पार्ट्स। बाद में 1961 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है, एक इन्होंने एंजाइम कमीशन की नियुक्ति की। और इस एंजाइम्स कमीशन के द्वारा एंजाइम्स का सिस्टमैटिक नाम, प्रॉपर एक क्लासिफिकेशन से जो भी नाम रखे जाते हैं उनको हम सिस्टमैटिक नेम बोलते हैं, सिस्टमैटिक नाम रखा गया, जिसमें उनके एंजाइम्स के नाम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट्स था, फर्स्ट पार्ट्स इज द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट्स फॉर द एंजाइम्स। पहला पार्ट जो था कि एंजाइम जो होता है, अभी आपको एंजाइम्स का मैकेनिज्म समझाएंगे। एंजाइम्स हमेशा सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करता है। सबस्ट्रेट मतलब क्रियाधार, जिस पर की क्रिया हमारी स्टार्ट होती है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है और फिर सबस्ट्रेट के साथ ये कंबाइंड होकर आगे चलकर प्रोडक्ट बनाता है। तो जो पहला नाम एंजाइम्स का रखा गया वो सबस्ट्रेट के नाम के आधार पर रखा गया, और दूसरा नाम जो रखा गया, जो सेकंड पार्ट एंजाइम्स का नाम रखा गया, वो था कि एंजाइम्स उस किस टाइप के रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है। और जो सेकंड पार्ट था उसके लिए एंजाइम्स के नाम के पीछे ASE, एस करके सफिक्स लगाया गया। जैसे कि एग्जाम्पल के लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट क्या है? सबस्ट्रेट है, मतलब लैक्टोज शुगर। ठीक है। तो लैक्टेट वर्ड जो दिया गया वो सबस्ट्रेट्स के नाम पे लिया गया। डिहाइड्रोजिनस, डिहाइड्रोजिनस का मतलब कि वो जो एंजाइम्स कौन सा रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर एंजाइम्स कौन सा रिएक्शन कर रहा है? डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस कर रहा है। तो उस एंजाइम्स का रिएक्शन हो गया डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन न लिखकर हम क्या करते हैं, नेम ऑफ द रिएक्शन जो एंजाइम्स कैटेलाइज कर रहा है उसके पीछे ASC लगा दिया हमने। तो उसको पूरा नाम हो गया उस एंजाइम्स का लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। तो इससे क्या हुआ कि हम यदि एंजाइम्स के नाम को पढ़े तो हमें तुरंत समझ में आ सकता है कि ये एंजाइम्स इस सबस्ट्रेट पर इस टाइप का रिएक्शन कर रहा है। मतलब लैक्टेट मतलब वो लैक्टोज या लैक्टिक एसिड जो भी सबस्ट्रेट है उसके ऊपर जो एंजाइम्स है वो डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस कर रहा है। तो ये हो गया एंजाइम्स के बाद में सिस्टमैटिक नाम रखने की प्रक्रिया है। इसी तरह से जैसे कि हेक्सोस काइनेज एंजाइम्स। तो हेक्सोस काइनेज एंजाइम्स का भी आपने नाम सुना होगा। बहुत सारे एंजाइम्स, अभी जब हम लोग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो एंजाइम्स का नाम याद करने का एक बड़ा इजी तरीका होता है कि यदि हमें एंजाइम्स के नाम याद है तो हमें रिएक्शन का एक पूरा वो पता चल जाता है। अब जैसे बोला हेक्सोस काइनेज, तो हेक्सेस जो होती है वो शुगर हो गई, नंबर 6 कार्बन एटम वाली शुगर हो गई। वो सबस्ट्रेट हो गया, मतलब इस एंजाइम्स का सबस्ट्रेट जो है शुगर होगी 6 नंबर कार्बन एटम की। और काइनेज का मतलब होता है काइनेटिक, मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम्स होते हैं उनको हम काइनेज बोलते हैं। तो इसका मतलब होगा कि ये हेक्सोस काइनेज एंजाइम जो है एनर्जी प्रोड्यूशन करने का काम करेगा। जहां पर भी ATP का सिंथेसिस होगा वहां पर ये काइनेज एंजाइम्स आते हैं। और जहां पर भी आपका रिडक्शन की प्रोसेस होगी, हाइड्रोजन के रिडक्शन की प्रोसेस होती है, वहां पर डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स आते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये सिस्टमैटिक नेम की पद्धति चालू हुई। और लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो से नाम एंजाइम्स के नाम के लिए जो सिस्टमैटिक रिकमेंडेड नेम दिए गए, उसके लिए क्या हुआ है कि एक एंजाइम्स कमीशन की नियुक्ति हुई थी। और एंजाइम्स कमीशन ने हर एंजाइम्स का एक स्पेसिफिक नाम दिया था, एक स्पेसिफिक कोड दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम EC नंबर, उसको हम बोला जाता है EC नंबर। तो इसमें लिखा है कि एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन बीइंग कैटेलाइज्ड। मतलब एंजाइम्स को 6 डिफरेंट ग्रुप में क्या किया गया, उनको क्लासिफाइड किया गया। किसके आधार पर क्लासिफाइड किया गया कि वो किस प्रकार के रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। द nomenclature was determined by the Enzyme Commission in 1961, with the latest update having occurred in 1992। 1961 में एंजाइम कमीशन के द्वारा जो है ये नॉमेनक्लेचर रखा गया, मतलब एंजाइम्स के नामकरण की पद्धति की शुरुआत हुई, जो अभी 1992 में भी इसका लेटेस्ट फॉर्म आया है। हेंस ऑल एंजाइम्स आर असाइन इन AC नंबर। सभी एंजाइम्स को, जो एंजाइम्स को इन्होंने 6 क्लास में डिवाइड किया,
तो उन सभी एंजाइम्स को एक पर्टिकुलर कोड दिया जिसको बोलते हैं ईसी नंबर। ईसी का फुल फॉर्म क्या? एंजाइम कमीशन नंबर। द क्लासिफिकेशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एमिनो एसिड सीक्वेंस, प्रोटीन स्ट्रक्चरल या केमिकल मैकेनिज्म्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो इस पर डिपेंड नहीं था कि उसमें एंजाइम्स का एमिनो एसिड सीक्वेंस क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल मैकेनिज्म्स क्या है। अब ईसी नंबर तो किस पर डिपेंड था, क्या था? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये इसको आगे हम डिफाइन करेंगे। ईसी नंबर आर 4 डिजिट, फॉर एग्जाम्पल ABCD। इन्होंने क्या किया कि किसी भी हर एंजाइम्स को इन्होंने 4 कोड का एक नंबर दिया, और वो कोड का जो नंबर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ABCD, तो उसमें ए क्या था? ए इज द क्लास, वो ए एंजाइम्स की क्लास को डिनोट कर रहा था। बी इज द सब क्लास, बी सब क्लास को डिनोट कर रहा था। सी इज द सब 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 क्लास, सी जो है वो सब क्लास की भी सब क्लास थी, एंड डी जो थी उसकी भी सब क्लास की सब सब क्लास थी। तो द बी एंड सी डिजिट डिस्क्राइब द रिएक्शन। तो यहाँ पर बी और सी जो बीच का जो डिजिट था वो रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रही थी, वाइल द डी digit is used to distinguish between different enzyme of the same function based on the actual substrate in the reaction। और जो लास्ट वाला जो डी था वो रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रहा था, क्योंकि जो डिफरेंट एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं वो एक ही प्रकार का फंक्शन करते हैं, तो लेकिन उनका सबस्ट्रेट अलग अलग होता है, क्योंकि एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम जो होते हैं ना, उनका सबस्ट्रेट जो होता है स्पेसिफिक होता है। जैसे लाइपेज एंजाइम्स है तो वो हमेशा लिपिड पे ही एक्ट करेगा, प्रोटीएज एंजाइम्स है तो वो हमेशा प्रोटीन पर ही एक्ट करेगा। अब आप ये सोचो कि प्रोटीएज एंजाइम जो है वो लिपिड पे एक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या किया कि ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं फंक्शन जिनका मिलता जुलता है, तो उनके लिए जो डी वर्ड है वो डिफरेंट, वो डिस्टिंग्विश करने के लिए रखा गया कि हाँ ये एंजाइम्स अलग अलग हैं। तो इस प्रकार उन्होंने एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि एक एंजाइम्स का नाम था NAD ऑक्सीडो रिडक्टेज। उसका इसी नंबर उन्होंने दिया 1111, 4 बार 1 लिया। तो पहला 1 जो उसकी क्लास को शो किया कि वो अल्कोहल एंजाइम से, बी उसकी सब क्लास को शो किया। तो इस तरह से, तो जो एंजाइम्स की जो 6 क्लास क्लासिफाइड की गई थी, उनको इसी नंबर के अकॉर्डिंग जो 6 क्लास थी वो थी ऑक्सीडो रिडक्टेस, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेस, लाएज, आइसोमरेज और लाइगेज। इनको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप इनके पहले इनिशियल लेटर को ले लीजिए। तो इनको बोला जाता है OT, OTH, लिल, ओथ लिल बोला जाता है। OTH को ओथ और लिल LIL। तो इनको इस तरीके से याद किया जाता है। इनको 6 एंजाइम्स को यदि हम कॉमन वर्ड में बोले तो ओथलिल बोलते हैं। O फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेस, मतलब जो ऑक्सीडन रिडक्शन की रिएक्शन करेंगे। T फॉर ट्रांसफरेज, जो फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर को कैटेलाइज करेंगे। H फॉर हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस मतलब जो हाइड्रोलिसिस की क्रिया करेंगे, जल अपघटन की क्रिया करेंगे। लाइजेस मतलब जो लाइसिस की प्रोसेस करेंगे। आइसोमरेज जो आइसोमराइजेशन करेंगे। और लीगेज मतलब जो जोड़ने वाले होते हैं। लाइगेज जो बाइंडिंग करने का काम करते हैं, वो लाइगेज हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो होते हैं ये एंजाइम्स के 6 क्लास में इनको डिवाइड किया गया, जिनका नाम बोला गया ओथलिल। तो ये याद रखिएगा कि मैम, फोर्थ जो हाँ, लाइसेंस है वो किसका काम करेगा? लाइजेज जो एंजाइम्स होता है ना, ये एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस के अलावा जो भी लाइजेज जो वर्ड होता है वो निष्कासित करने के लिए यूज किया जाता है। लाइसिस के लिए वर्ड यूज होता है ना। तो ये जो भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट के समूह का निष्कासन करते हैं, लाइजेज जो होते हैं, मतलब ये रिमूव करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। ओके और जो मैम। आइसोमेराइजेशन होते हैं, ये आपकी जो भी आइसोमेराइजेशन समाव्यता होती है, चाहे वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको ये एंजाइम्स उसमें हेल्प करते हैं। और जो लाइगेज होते हैं ये जो होते हैं लाइगेज, जैसे आपने डीएनए भी पढ़ा है कि वो डीएनए में जोड़ने का काम करता है। लाइगेज एंजाइम पढ़ा है ना, डीएनए में दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का काम यस करता है। हाँ, तो जो लाइगेज होते हैं ये दो कंपाउंड को आपस में जोड़ने वाले रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। तो इनके नाम पर ही इनका काम आधारित है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडन प्लस ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो ये उन सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेंगे जिनमें की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया हो रही है। ट्रांसफरेजेस, ये इस समूह के अंतर्गत उन सभी एंजाइम्स को इंक्लूड किया जाएगा जो भी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है। हाइड्रोलिसिस, इसमें उन सभी एंजाइम्स को इंक्लूड किया जाएगा जो सबस्ट्रेट की हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करते हैं। हाइड्रोलिसिस माने जल अपघटन को। लाइज, जो सबस्ट्रेट के ग्रुप को रिमूव करने का काम करेंगे, लाइस करने का, हटाने का काम करेंगे।
आइसोमरेज जो समाव्यता को करेंगे और लाइगेज जो बाइंडिंग का काम करेंगे। क्लियर? क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, तो देखो ये सारा इसमें डिटेल दिया भी है सारे एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन कि ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स क्या करेगा। तो इन्होंने बताया कि ऑक्सीडो रिडक्शन रिडक्टेज एंजाइम्स जो होते हैं ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। तो ये सारा इसमें एग्जाम्पल दिए हैं। मैं आप लोग को जो हिंदी के नोट्स भेजूंगी बहुत उसमें इजी वे में लिखा हुआ है किस तरह से क्या होता है। ट्रांसफरेज में ये ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल ये आप देख रहे हो रिएक्शन बना हुआ है, ए एक्स जो है ये ग्रुप है प्लस बी। तो इसने क्या किया, एंजाइम्स क्या करेगा, ये जो इसका फंक्शनल ग्रुप है इसको देखिए बी एक्स से जुड़ गया और ए एंजाइम्स अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। तो इसके एग्जाम्पल भी सारे दिए हैं। इसी तरह से हाइड्रोलेस होगा वो जल अपघटन का, H2O को देखे तोड़ दिया, XOH और HA बन गया, तो ये जल अपघटन की प्रोसेस कर रहा है। लाइज एंजाइम जो होता है, जैसे मैंने कहा था कि ये जो होता है ग्रुप को, ये लिखा है लाइज कैटेलाइज नॉन हाइड्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट से फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करने का काम करता है, ऑफन क्रिएटिंग ए डबल बॉन्ड इन द प्रोडक्ट, और उनके बीच में डबल बॉन्ड बना देता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन करता है लाइज। और जो आइसोमेराइज होगा ये आपके आइसोमेरिज्म को शो करेगा, सिस और ट्रांसफॉर्म में ये चेंज करेगा प्रोडक्ट उसके सबस्ट्रेट को। और जो लाइगेज होता है इसका काम होता है वेरियस बॉन्ड, ये जो है कपल करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे कि एटीपी है, एटीपी पता है आपको किससे बनती है, एडीपी प्लस पीआई, एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी बनाते हैं। तो जहां पर भी जोड़ने का काम होगा वहां पर ये लाइगेज एंजाइम्स आएंगे। तो ये तो हो गया एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन और एंजाइम्स के नाम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एंजाइम्स का जो है फंक्शन जो होता है, एंजाइम्स का जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। तो हर एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक होता है, मैंने बताया था इसका जो होता है लॉक एंड की तरह होता है। जैसे कि एक ताला से जो एक पर्टिकुलर ताला है वो एक विशेष चाबी से ही खुलता है, इसी तरह से पर्टिकुलर एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की मदद से ही खुलता है। तो हर एंजाइम्स में क्या होता है कि सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड होने के लिए उसमें एक जगह पाई जाती है जिसको एक्टिव साइट्स बोलते हैं। तो एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट्स होता है वो क्या कहलाता है, द एंजाइम्स बाइंड टू द सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट से बाइंड होता है उसको एक्टिव साइट्स कहते हैं। द एक्टिव साइट इज अ पॉकेट फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड। अब चूंकि एंजाइम्स प्रोटीन नेचर का है, तो जब प्रोटीन, जब आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जब बनते हैं, तो ये प्रोटीनेसिस से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, ये फोल्डिंग होते हैं। तो उसी समय इनमें एक साइट बन जाते हैं, फोल्डिंग के दौरान पॉकेट्स बन जाते हैं। और इसी पॉकेट से, जैसे ये देखो साइड में ये ग्रीन कलर का टुकड़ा दिखाया है, इसी पॉकेट से जो है आपके सबस्ट्रेट जो होते हैं वो बाइंड होते हैं। तो जो एक्टिव साइट्स जो होती हैं ये सबस्ट्रेट से बाइंड होने वाली एंजाइम्स की साइट होती हैं। और द रेस्ट ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नीडेड टू मेंटेन दिस रेसिड्यू इन पोजिशन। और हर प्रोटीन स्ट्रक्चर का ये देखो ये डायग्रामेटिक आपका ये बना हुआ है, ये आप देख रहे हो ग्रीन और ऑरेंज कलर से साइड में जो डायग्राम बना है। तो ये एक्टिव साइट्स के बारे में बताया है। तो एक्टिव साइट्स जो है आपका, ये इसमें पूरा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन बस आपको ये जानना है कि एक्टिव साइट से एंजाइम्स जो होता है सबस्ट्रेट बाइंड होता है। अब एंजाइम्स की स्पेसिफाइसिटी पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया एंजाइम्स जो होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो एंजाइम्स एक्ट ऑन ओनली वन आइसोमर। एंजाइम्स होते हैं केवल एक ही आइसोमर के साथ एक्ट होते हैं। ग्लूकोकाइनेज एक्ट ऑन डी ग्लूकोज ओनली। जैसे कि मैंने बताया कि ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, तो वो ग्लूकोकाइनेज है तो वो ग्लूकोज से ही एक्ट करेगा। तो ये सब इनकी स्पेसिफाइसिटी है। और रिएक्शन स्पेसिफाइसिटी होती है कि सेम सबस्ट्रेट्स अंडरगोज डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन ईच कैटेलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम। बहुत सारे ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो सभी सबस्ट्रेट्स जो होते हैं एक ही सबस्ट्रेट्स को एक ही एंजाइम्स जो है वो नहीं करेगा, अलग अलग सबस्ट्रेट्स के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया एक साथ एक ही सबस्ट्रेट्स के साथ एक ही एंजाइम्स काम नहीं करते, हर सबस्ट्रेट्स के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। तो उसको बोलते हैं एंजाइम स्पेसिफाइसिटी। इसी तरह से सबस्ट्रेट स्पेसिफाइसिटी भी होती है कि एंजाइम्स एक्ट ओनली वन ऑन वन सबस्ट्रेट, तो उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। रिलेटिव सम एंजाइम्स एक्ट ऑन स्ट्रक्चरली रिलेटेड सब्सटेंस, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पेसिफाइसिटी। और ब्रॉड स्पेसिफाइसिटी, सम एंजाइम्स एक्ट ऑन क्लोजली रिलेटेड सब्सटेंस, हेक्सोकाइनेज एक्ट ऑन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बट नॉट ऑन गैलेक्टोज। तो एंजाइम्स का जो सबस्ट्रेट के साथ स्पेसिफाइसिटी होती है वो तीन प्रकार की होती है।
कि केवल एंजाइम्स यदि केवल एक सबस्ट्रेट से जुड़ रहा है तो वो एब्सोल्यूट एंजाइम से स्पेसिफिसिटी कहलाएगी। लेकिन संरचनात्मक रूप से मिलते जुलते सबस्ट्रेट से एंजाइम्स जुड़ते हैं तो वो कहलाता है रिलेटिव। और ब्रॉड जो बोलते हैं कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ग्लूकोज का आइसोमर जो होता है फ्रक्टोज होता है। तो यदि काइनेज एंजाइम ग्लूकोज से जुड़ रहा है तो वो फ्रक्टोज से भी जुड़ सकता है कुछ ऐसी एक्टिव, लेकिन वो गैलेक्टोज से नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। तब भी वो स्पेसिफाइसिटी रहता ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स का मैकेनिज्म्स, कि मैं जो कोई भी एंजाइम्स होता है वो मैकेनिज्म्स कैसे होता है। एंजाइम्स की यदि हम क्रियाविधि की बात करें तो जैसे कि हमें मालूम है कि एंजाइम्स हमने शुरू में ही डिफाइन किया कि एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन की दर को बिना चेंज हुए क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है ना। तो जनरल प्रॉपर्टीज जो हमने बताया कि एंजाइम्स जो होता है ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में एक्टिव होते हैं, और किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स की थोड़ी सी भी मात्रा जो होती है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए सक्षम होती है। ठीक है ना। तो एंजाइम्स की एक खास बात ये होती है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन में जो लगने वाली एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, उस एनर्जी को ये बढ़ाने का काम करते हैं। तो यदि हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन की बात करें तो हमें सबसे पहले दो तीन पॉइंट को पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि वह पदार्थ जिस पर एंजाइम्स एक्टिव होता है उसे हम सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट कहते हैं। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाउंड होते हैं तो उसके बाद वो जो एंड प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। और किसी भी रिएक्शन की जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जो होती है वो एंजाइम्स के द्वारा सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में चेंज होने पर डिपेंड करती है। ये बहुत निर्भर करता है कि सबस्ट्रेट की कितनी मात्रा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो बहुत ज्यादा एंजाइम्स की एक्टिविटी पर इफेक्ट डालता है, क्योंकि उसी पर एंजाइम्स की एक्टिविटी डिपेंड होती है। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट जो है एंजाइम्स से जुड़ता है उसके एक्टिव साइट से बाउंड होगा, और एंजाइम जो होता है वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वापस अनचेंज्ड फॉर्म में आ जाता है। तो जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो हमें रिएक्शन कराने के लिए क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने बहुत बार रिएक्शन में कई जगह देखा होगा डेल्टा जी वर्ड लिखा रहता है। ये जो होती है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए लगने वाली ऊर्जा। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एंजाइम्स का जो काम होता है वो उसका काम होता है कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, लो करना। तो वही चीज लिखा है एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए जैसे कि आप कोई एक पत्थर उठा रहे हैं। ठीक है। पत्थर आप उठाओगे, स्टोन किसी चीज को, तो आपको बहुत तेज ताकत लगानी पड़ेगी, अरे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो आपकी जो लगने वाली एनर्जी जो होगी वो जो एक्टिव, मतलब आपको पत्थर उठा के एक जगह से, भारी पत्थर आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंकना है तो आपको बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। लेकिन आप यदि उस पत्थर को नीचे यदि कोई रॉड लगा दे आप लोहे की, और रॉड लगा के थोड़ा सा उसको पुश करे तो वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा वो पत्थर। तो वो जो रॉड है वो जस्ट लाइक वहां पर एंजाइम्स हो गया। और जैसे ही एंजाइम्स आपने लगा तो आपको जो लगने वाला फोर्स है, बल है, वो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया आपको। और इजीली वो पत्थर जो है आपसे एक जगह से दूसरी जगह आप उसको मूव करा सकते हो। तो एंजाइम्स का काम यही होता है कि जो भी रिएक्शन स्टार्ट होता है उस रिएक्शन में जो भी लगने वाली एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको वो क्या करता है, कम करता है। ठीक है ना। तो एंजाइम जो होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और रिएक्शन की जो रेट है उस, जब हमारी एनर्जी स्वाभाविक है किसी काम को करने में यदि बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे तो हमारा स्वाभाविक है कि हम थोड़े ही समय में थक जाएंगे, लेकिन यदि हमको कम जोर लगाना पड़ेगा तो हम काफी लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो एंजाइम हमारे अंदर जो है ये यही काम करता है। तो एंजाइम जो है जितनी भी एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते हैं E+S इज इक्वल टू ES। ये फॉर्मूला इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको नोट्स भेजूंगी उसमें। ये पता है ना आपको, E+S इज इक्वल टू ES देन P+E। मालूम है ये फॉर्मूला? यस मैम। देखा है ना। एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद फिर बन जाता है प्रोडक्ट। एंजाइम जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और लास्ट में एंजाइम्स फ्री हो जाता है। तो ये बेसिक फार्मूला है जो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के साथ ये रिएक्शन में हमेशा लिखा जाता है। और यदि हम इसकी मैकेनिज्म्स की बात करें तो इसको हम फिर कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास आपकी जो है
थर्ड ईयर की क्लास है। तो उसको मैं कल आपके जो नोट्स हैं उसको भी मैं वो कर दूंगी, शेयर कर दूंगी आपसे। तो जब नोट्स शेयर हो जाएंगे तो उसमें आपको सारा उसमें रिएक्शन लिखा हुआ है, जिसको देखने में इजी हो जाएगा आपको समझने में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। एंजाइम्स क्या थे, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन और एंजाइम्स का आपका एक्शन जो है। अब इसका मैकेनिज्म्स के लिए थ्योरी दी गई है, वो जो थ्योरी है वो मैं आपको फिर आप कल उसको और डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, क्योंकि थर्ड ईयर की क्लास का टाइम हो रहा है। तो चलिए ठीक है, आप